तो हम बात कर रहे हैं फ़ोन या फ़ंड। हम फ़ोन के खिलाफ नहीं, लेकिन फ़ंड यानी हम निवेश की बात ज़रूर कर रहे हैं। धीरेन्द्र, आपसे चाहूँगा मैं कि फ्लोर पे आएँ और कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाऊँ। दरअसल फ़ोन के कई विकल्प होते हैं और हमने कोई 2 फ़ोन को लेकर आपके लिए कुछ विकल्प ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं निवेश की। समझ लीजिए कि एक फ़ोन है 60,000 रुपये का। ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं और बहुत सारे लोग ये 60,000 रुपये वाले रेंज के फ़ोन खरीद रहे हैं और उसकी किश्त समझ लीजिए 1 साल के लिए अगर देखें तो 5,000 रुपये आ रही है। इस्तेमाल का टाइम है 3 साल। तो समझ लीजिए कि आपको जो आपकी महीने की लागत होगी वो 1,600 रुपये लगने वाली है। तो कभी 3 साल और 5 साल के अलग अलग कैलकुलेशन है। एक और मैं आपको सस्ता विकल्प बता देता हूँ थोड़ा। अगर 40,000 रुपये का फ़ोन है तो अगर 1 साल की किस्तें देखें तो करीब करीब 3,300 रुपये होने वाली है और 2 साल से लेकर आप कितने भी साल उस पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 2 साल के लिए, तो वो उसकी जो इफेक्टिव प्राइस है 1 महीने की, जो खर्च आने वाला है आपका 1,600 रुपये आने वाला है। तो अब हम कुछ आप समझ रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं कि यही 1,600 रुपये अगर आप महीने कहीं और लगाएं तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन मैं धीरेन्द्र आपसे समझना चाहता हूँ कि साल की 5-10% अगर हम एक फ़ोन में लगा दें अपनी सैलरी का, या 1 महीने के बराबर सैलरी फ़ोन में चली जाए, तो क्या सही है या गड़बड़ है? ये जो अब आपको देखना चाहिए कि आपके बचत का, निवेश का और खर्च करने का और उधार लेने का आपका प्रिंसिपल क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, और ये निर्धारित करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप एक बार निर्धारित कर लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ज़रूर उधार लीजिए, फ़ोन के लिए भी लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन मुझे लगता है एक ज़रूरी चीज़ है और इसके लिए अगर आपको लोन लेना पड़े तो ज़रूर लीजिए, लेकिन ऐसा लोन लीजिए जो कि जिसकी वजह से आपका सारा बजट नहीं गड़बड़ाए। लेकिन तो अगर आप ये शौक के लिए ले रहे हैं जी तो शौक को थोड़ा पोस्टपोन कीजिए और तो पूंजी इकट्ठा होने दीजिए। दरअसल धीरेन्द्र, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी गहरी चुभ रही है कि कितना खर्च करना है फ़ोन पे और निवेश भी करना है, ये तो बड़ी टेंशन की बात हो गई है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे दर्शकों को। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि EMI नहीं, SIP का इंतजाम करिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा आप निवेश करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ धीरेन्द्र? अगर हर महीने मैं निवेश करना सीखूं तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, बजाय इसके कि मैं EMI का बोझ बढ़ाते जाऊँ। बिल्कुल, आपको 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आप पूंजी इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा, आप 3,000 रुपये महीना इकट्ठा कीजिए, 4,000 रुपये लगाइए, एक लिक्विड फंड में लगाइए और 2 साल बाद खरीदिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो कि आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा और दूसरा कि आपका आदत नहीं खराब होगा, और तीसरा कि आपको बचत करने की आदत पड़ जाएगी। आपको पता चलेगा कि पूंजी इकट्ठा कैसे होता है। तो यानी फ़ोन खरीदने के लिए आप कोई फ़ंड चुनते हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड फ़ंड जिसमें पहले से ब्याज तय है और कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं खास वक्त के बाद। तो 2,500 रुपये महीना अगर आप लिक्विड फ़ंड में लगाते हैं 2 साल के लिए, तो वो कितना हो जाएगा? अगर कोई 5-6% का ब्याज या 7% तक का ब्याज आपको मिल रहा है, तो ये पैसे बन के हो जाएंगे 60,000 रुपये, जिसमें आपका वो फ़ोन आ सकता है जिसके लिए मैं आपको बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। और ये जो 6-7% के ब्याज पर अगर आप 60,000 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं तो फ़ोन खरीदा जाए। क्या धीरेन्द्र इस तरह की स्ट्रैटेजी सही है? ये तो 2,500 रुपये आप महीना जब बचाते हैं तो आपकी अपनी पूंजी इकट्ठा हो जाती है 60,000 रुपये। और ये 60,000 रुपये जो इकट्ठा हुआ है, इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो कि आपको उधार नहीं लेना पड़ रहा है, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट आप खरीदते उधार लेकर के, और उसके अलावा आपको जो ये निवेश की आदत पड़ रही है, जब आप देखेंगे कि आपके पास 60,000 रुपये की पूंजी नहीं थी और आपके बेसिक डिसिप्लिन निवेश का ये नतीजा है कि ये 60-65-70,000 रुपया हो गया है। तो दरअसल हम कुछ बातें सीख रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर लेते हैं आपके साथ। एक तो ये कि अगर मुझे किसी फ़ोन में या किसी बड़े महंगे गैजेट में पैसा लगाना है, तो आप कह रहे हैं कि पहले मैं लिक्विड फ़ंड में डाल के उसको पैसा जोड़ूं। तो ये बात क्या है? ये आप क्या एसेट की बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएटिंग एसेट, एप्रिशिएटिंग एसेट, ये कुछ टेक्निकल बात है क्या? नहीं, ये आपको एक बेसिक प्रिंसिपल निर्धारित करना चाहिए कि जो कमाई हो रही है उसमें आप अपना बजट बनाएं और सावधानी से खर्च करें। जी। उधार तभी लें जब कोई एसेट है, कोई आप अप्रिशिएटिंग एसेट आप खरीद रहे हैं, जैसे आप मकान खरीद रहे हैं, और इमरजेंसी में ज़रूर उधार लीजिए। अगर आपके घर में आपको किसी खास ज़रूरी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, आप अस्पताल में हैं, तब तो आपको लेना पड़ेगा और उसका ब्याज भी देना पड़ेगा जहाँ तक संभव हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी पूंजी वाले को कोई बढ़ते हुए एसेट के लिए आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, कंजम्पशन के लिए आपको उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से आप एक ऐसे डेट ट्रैप पे पड़ेंगे जिससे आप कभी निकल नहीं पाएंगे आसानी से।
पापा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।